हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन, या जनरली इसको हम लोग मेटाबॉलिज्म भी कह देते हैं। चलिए आज हम क्या क्या देखेंगे, हमारे कंटेंट्स क्या क्या होंगे। डेफिनेशन देखेंगे, पहले कौन कौन से फेजेस होते हैं वो देखेंगे। फेज़ 1, 2 इसको डिटेल में देखेंगे, कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, और थोड़ा साइटोक्रोम P450 के बारे में। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जो भी ड्रग आप दे रहे हैं वो शरीर में कैसे केमिकली चेंज होगी, तो उस केमिकल चेंज के लिए हमने एक टर्म रख दिया बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ड्रग दिया, एब्जॉर्ब हुई, डिस्ट्रीब्यूट हुई, उसके बाद उसने अपना काम किया, उसके बाद उसका जो मेटाबॉलिज्म होगा उसमें उसके कुछ केमिकल चेंजेस होंगे ताकि वो ईजिली एक्सक्रीट हो सके। यही प्रोसेस को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। प्राइमरी साइट लिवर होती है। बेसिक पर्पस होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स बना दिया जाए, ठीक, ताकि वो एक्सक्रीट करने में आसानी हो जाए। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स के लिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा ही काम करता है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है, ठीक। बेसिक पर्पस ये है कि लिपिड सॉल्युबल को लिपिड इनसॉल्युबल बनाया जाए। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी ड्रग को कैसे चेंज कर सकता है? या तो एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव कर दे, ठीक, या फिर एक्टिव ड्रग से ही एक्टिव मेटाबोलाइट कर निकाल दे। ड्रग भी एक्टिव थी, मेटाबोलाइट भी एक्टिव थी। या फिर कोई एक इनएक्टिव ड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट निकाल दे। जैसे आप प्रो ड्रग्स सुनते हैं, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इनएक्टिवेशन कर सकता है, एक्टिवेशन कर सकता है, और एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग कर सकता है, ठीक। अब ये दो फेजेस में डिवाइडेड होता है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। याद रखना है, ज़रूरी नहीं कि किसी भी ड्रग के मेटाबॉलिज्म में ये दोनों फेजेस इन्वॉल्व हों, ठीक। तो फेज़ 1 क्या होता है? फेज़ 1 को हम कहते हैं नॉन सिंथेटिक या फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। नॉन सिंथेटिक या फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप या तो क्रिएट होता है या एक्सपोज किया जाता है। मतलब पहले से हो सकता है उसमें फंक्शनल ग्रुप हो, बस उसको एक्सपोज करने की ज़रूरत हो, तो या तो एक्सपोज किया जाएगा या क्रिएट किया जाएगा। जो मेटाबोलाइट होगा वो एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, फेज़ 2 क्या होता है? सिंथेटिक या कंजुगेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे पहले जो ड्रग थी उसमें एक इंडोजिनस सब्सटेंस, जो शरीर के अंदर का सब्सटेंस है, उसको कंजुगेट कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। सारी कोशिश इस बात के लिए है कि ड्रग आसानी से एक्सक्रीट हो जाए, ठीक है। तो आपको देखना है कि फेज़ 1 में क्या होता है, इसमें फंक्शनलाइजेशन होता है। एक फंक्शनल ग्रुप या तो क्रिएट किया जाता है या एक्सपोज किया जाता है। फेज़ 2 क्या होता है? ये कंजुगेशन होता है, जिसमें एक इंडोजिनस सब्सटेंस, शरीर के अंदर का सब्सटेंस, उसके साथ कंजुगेट कर दिया जाता है, ड्रग के साथ कंजुगेट किया जाता है ताकि आसानी से एक्सक्रीट हो जाए। अब कुछ ड्रग्स में पहले से ही एक फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो वो डायरेक्टली फेज़ 2 में चली जाते हैं। अदर्स मोस्टली ड्रग्स क्या होती हैं, पहले फेज़ 1 में जाएंगी और फिर फेज़ 2 में जाएंगी और फिर एक्सक्रीशन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए इसी को डायग्रामेटिक फॉर्म में आप देख सकते हैं। तो ड्रग एक्स है, फेज़ 1 में गए, उसका एक मेटाबोलाइट बना और डायरेक्ट वो एक्सक्रीट होने के काबिल है, वो डायरेक्ट एक्सक्रीट हो जा रहा है, उसको ज़रूरी नहीं कि वो फेज़ 2 में जाए ही। ड्रग वाई है, पहले फेज़ 1 में गया, एक मेटाबोलाइट बना, फिर फेज़ 2 में मेटाबोलाइट प्लस कॉन्जुगेट बना, और देन ये प्रोडक्ट एक्सक्रीट हो रहा है। ड्रग जेड है, फेज़ 2 में डायरेक्ट गया, इसमें पहले ही से एक्टिव फंक्शनल ग्रुप था एक्सपोज, तो फेज़ 2 में डायरेक्ट गया और कंजुगेट इसके साथ बना और ये एक्सक्रीट हो रहा है। ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। मोस्टली सेकेंड वाली पॉसिबिलिटी, फेज़ 1 और फेज़ 2 इन सिंक्रोनिसिटी होती है। अब फेज़ 1 के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं।
तो जनरली वही कॉमन रिएक्शंस जो हम हमेशा से जानते आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन। ठीक, ऑक्सीडेशन आप जानते हैं, या तो ऑक्सीजन का अटैचमेंट हो, मतलब कोई नेगेटिवली चार्ज्ड मॉइटी का अटैचमेंट हो, या हाइड्रोजन का या पॉजिटिव चार्ज मॉइटी का रिमूवल हो। रिडक्शन उसका उल्टा। हाइड्रोलिसिस आपने पहले पढ़ा है कि वाटर के एडिशन से उस ड्रग का क्लीवेज हो। साइक्लाइजेशन साइकिल फॉर्म में साइक्लिकल फॉर्म में कर देना। डीसाइक्लाइजेशन उसको साइकिल फॉर्म से ओपन कर देना। ठीक, अब ऑक्सीडेशन में जनरली आप देखेंगे तो 3-4 तरह के रिएक्शंस आते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन आता है, डी एल्काइलेशन आता है, डी एमिनेशन आता है, और भी आते हैं। याद रखने के लिए आप 2-3 रख सकते हैं। ऑक्सीडेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हियर। ठीक, तो याद रखने के लिए आप एक न्यूमोनिक याद कर सकते हैं, जैसे मैं यूज़ करता हूँ हाइड्रोकॉर्ड। तो हाइड्रो से हाइड्रोलिसिस, कॉर्ड के सी से साइक्लाइजेशन, ओ से ऑक्सीडेशन, आर से रिडक्शन, डी से डीसाइक्लाइजेशन। तो फेज 2 देखते हैं। अब फेज 2 जैसे सिंथेटिक देखा हमने, तो कंजुगेशन रिएक्शन है। तो अगेन ग्लूकोराइनाइड कंजुगेशन जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजुगेशंस है, सबसे काफ़ी मैक्सिमम ड्रग्स में आपको मिलेगा। सल्फेट कंजुगेशन, ग्लाइसिन कंजुगेशन, ग्लूटाथियोन कंजुगेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन। अगेन इसका न्यूमोनिक हो सकता है मिथाइल गैस, जिसमें जी के साथ 3 लगा रहेगा। मिथाइल से मिथाइलेशन, जी जो 3 बार है ग्लूकोराइनाइड, ग्लाइसिन और ग्लूटाथियोन कंजुगेशन, ए से एसिटाइलेशन और एस से सल्फेट कंजुगेशन। ठीक, तो फेज़ 1 और फेज़ 2 के इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस आपने देख लिए क्या क्या होते हैं। चलिए, अब कौन कौन से एंजाइम इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो फेज़ 1 हो चाहे फेज़ 2 हो। तो 2 तरीके की एंजाइम्स बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। एक होते हैं माइक्रोसोमल, एक होते हैं नॉन माइक्रोसोमल। ठीक, माइक्रोसोमल जो माइक्रोसोम्स पे होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे रहेंगे। माइक्रोसोमल एंजाइम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे रहेंगे। बाकी नॉन माइक्रोसोमल आपके साइटोप्लाज्म में रहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में रहेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन माइक्रोसोमल एंजाइम करेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैक्सिमम नंबर, जो फेज़ 1 वाले रिएक्शन हो रहे थे, मैक्सिमम नंबर माइक्रोसोमल करेंगे। कुछ ड्रग्स के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन नॉन माइक्रोसोमल भी करते हैं। हाइड्रोलिसिस माइक्रोसोमल भी करेंगे, नॉन माइक्रोसोमल भी करेंगे। अब आते हैं फेज़ 2 वाले रिएक्शन के लिए। तो यहाँ देखिए ग्लूकोराइनाइड कॉन्जुगेशन माइक्रोसोमल एंजाइम्स करेंगे। इसके अलावा बाकी सारे कॉन्जुगेशन रिएक्शन नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स करेंगे। तो ऑल कॉन्जुगेशन रिएक्शंस एक्सेप्ट ग्लूकोराइनाइड कॉन्जुगेशन इज डन बाय नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर से इसको ही एक अलग तरीके से लिख लेते हैं। तो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स कुछ ऑक्सीडेशन, कुछ रिडक्शन, कई हाइड्रोलिटिक रिएक्शन और सारे फेज़ 2 कंजुगेशन रिएक्शन एक्सेप्ट ग्लूकोराइनाइडेशन। तो ये हो गए नॉन माइक्रोसोमल के रिएक्शंस। माइक्रोसोमल के क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिडक्शन, कई हाइड्रोलिटिक रिएक्शन और ग्लूकोराइनाइड कंजुगेशन या ग्लूकोराइनाइडेशन। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ याद रख सकते हैं, नॉन माइक्रोसोमल, क्यों हम इतना माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ रहा है। तो नॉन माइक्रोसोमल नॉन इंड्यूसिबल होते हैं और माइक्रोसोमल एंजाइम्स इंड्यूसिबल होते हैं। इसको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इंड्यूसिबल और नॉन इंड्यूसिबल क्या होते हैं। मतलब इनके एक्शन को इंड्यूस किया जा सकता है, इंड्यूस किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इनहिबिट भी किया जा सकता है। नॉन माइक्रोसोमल इंड्यूसिबल नहीं होते हैं। ठीक, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया जा सकता है। अब ये याद रखिए कि ये इंड्यूसिबिलिटी की एक बात है जिसमें माइक्रोसोमल इंड्यूसिबल होते हैं। न्यूमोनिक के तौर पे याद कर सकते हैं MI, माइक्रोसोमल आर इंड्यूसिबल। ठीक, अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा याद रखनी है कि दोनों ही माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म शो करेंगे, जेनेटिक वेरिएशन शो करेंगे।
उसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक। और दोनों ही न्यूबॉर्न में डेफिशिएंट होंगे, स्पेशली जो प्री मैच्योर्स होंगे उनमें डिफिशिएंट होंगे। तो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म दोनों में ही शो करेंगे, लेकिन इंड्यूसिबल होना सिर्फ माइक्रोसोमल का की प्रॉपर्टी है। क्या होता है इंड्यूसिबल होना, अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक। न्यूबॉर्न में दोनों ही डेफिशिएंट होते हैं, कुछ समय बाद बनते हैं, तो इसीलिए वो कई ड्रग्स को हम न्यूबॉर्न में नहीं देते हैं, उसका एक रीज़न ये भी होता है, ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स। ये एक ग्रुप ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम है, आप इतना याद रखें। इट इज़ वन ऑफ द मोनो ऑक्सीजिनेजेस होता है, ठीक। डिटेल में आप जाना चाहेंगे तो डिटेल में बुक्स में बहुत अच्छे से है, बट फिलहाल ये याद रखें कि एक ग्रुप ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं, ठीक। अब इसमें क्या साइटोक्रोम P450 का क्या मतलब हुआ? साइटोक्रोम तो आप जानते हैं, P का मतलब पिगमेंट हो गया, 450 का मतलब ये 450 नैनोमीटर वेवलेंथ पे मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनको नाम दे दिया गया साइटोक्रोम P450, वेरी साइंटिफिक नेम, ठीक। इसके बहुत सारे आइसो एंजाइम्स होते हैं, बहुत वेरिएशंस होते हैं, थोड़े थोड़े वेरिएशन सभी एक आप ये समझ लीजिए साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स एक ग्रुप है जिसमें मल्टीपल आइसो एंजाइम्स हैं, ठीक है। उनको नॉमेनक्लेचर कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो जनरली हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए साइटोक्रोम P450 एक टाइप का एंजाइम है CYP3A4, ठीक है। ये एक साइटोक्रोम P450 एक टाइप का एंजाइम है, तो उसका एक आइसो एंजाइम हमने ले लिया CYP3A4। तो ये जो 3 है ये फैमिली दिखाएगा, ये A जो है ये सब फैमिली दिखाएगा, और ये जो 4 आ रहा है लास्ट में ये आइसो एंजाइम दिखाएगा, ठीक। तो CYP3A4 में 3 फैमिली दिखाएगा, A सब फैमिली दिखाएगा, 4 आइसो एंजाइम दिखाएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट साइटोक्रोम P450 आइसोफॉर्म्स या आइसो एंजाइम्स क्या क्या होते हैं, तो जो अभी हमने देखा CYP3A4 ये वन सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म यही करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म CYP3A4 के थ्रू होता है, और यही आइसो एंजाइम मैक्सिमम अमाउंट में भी होता है लिवर के अंदर, ठीक। तो यही मैक्सिमम अमाउंट में भी होता है और मैक्सिमम ड्रग्स को मेटाबोलाइज करता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आता है CYP2D6, ठीक, CYP2D6, ठीक। ये सेकंड नंबर पे ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म करता है। CYP3A4 के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई करता है तो वो CYP2D6 है। लेकिन इसकी एक और ख़ासियत होती है कि इसका अमाउंट जो होता है ये बहुत कम होता है। अगर CYP3A4 20 से 30% है तो ये बहुत ही कम होता है, ये 10% से भी कम होता है, स्टिल वो काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक। और तीसरा एक हम आपको बताना चाहेंगे CYP2E1, ये जो साइटोक्रोम P450 आइसोएंजाइम है ये इथेनॉल और पैरासीटामोल का करता है मेटाबॉलिज्म, ठीक। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं साइटोक्रोम P450, देयर इज़ अ होल लिस्ट, आप चाहें तो उसको याद कर सकते हैं। तो हम लोग इसको आज यहीं ख़त्म करते हैं। अगली बार हम माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिशन और इंडक्शन हम दोनों ही डील करेंगे, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ मेटाबॉलिज्म। सो थैंक यू।